घर आपने खरीदा पर रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम से हुआ। क्या ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है या लॉ के हिसाब से किसी और की? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज का टॉपिक है बेनामी प्रॉपर्टी लॉ। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बेनामी प्रॉपर्टी लॉ क्या है, क्यों बनाया गया, कौन से केसेस में अप्लाई होता है और आपको प्रॉपर्टी डील के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका नाम किसी इलीगल ट्रांजैक्शन में ना आए। और एंड में एक सेफ्टी चेकलिस्ट भी, ताकि आप हर डील को स्मार्टली वेरीफाई कर सके। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि नॉलेज ही आपका बेस्ट लीगल प्रोटेक्शन है। बेनामी प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है। बेनामी शब्द पर्शियन लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब है बिना नाम या दूसरे के नाम पे। बेनामी का लिटरल मीनिंग ही है किसी और के नाम पे। इसका मतलब आपने फ्लैट खरीदा, पैसा आपका लगा, लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्टर किसी और के नाम पे कर दी गई है, जैसे रिलेटिव, फ्रेंड, ड्राइवर या एम्प्लॉय के नाम पे। ये सेटअप इंटेंशनली किया जाता है ताकि टैक्स इवेड किया जा सके, लीगल कैश कन्वर्ट किया जा सके, फैमिली डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी लीगली सेफ रहे। लेकिन लॉ के हिसाब से ये इलीगल है अगर बेनिफिशियल ओनर और नेम होल्डर अलग हो और डील का पर्पस जेन्युइन ना हो। तो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो या किसी और के नाम पे कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, इज दिस बेनामी? लेकिन अगर गिफ्ट दिया गया है या इनहेरिटेंस है या जेन्युइन फैमिली अरेंजमेंट के तहत दिया गया है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है और लीगल होता है। तो अब जब डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो चलिए समझते हैं ये लॉ बना क्यों और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखते हैं लॉ बनाने का पर्पस। बेनामी प्रॉपर्टी लॉ का एक मेन एम है ब्लैक मनी सर्कुलेशन और इलीगल प्रॉपर्टी होल्डिंग्स पर कंट्रोल लाना। 1988 में ये लॉ पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उस टाइम ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और कॉन्फिस्केशन के रूल्स क्लियरली डिफाइन नहीं थे। 2016 में गवर्नमेंट ने इस लॉ को अमेंड किया और उसका नाम रखा प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, अमेंडेड इन 2016। इस अमेंडमेंट के बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आए जिसमें प्रॉपर्टी सीज करने, हैवी फाइन लगाने और इवन इम्प्रिजनमेंट तक के क्लॉजेस इंक्लूड किए गए। अब क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में कोई प्रॉपर्टी बेनामी कंसिडर होती है, तो चलिए वो डिटेल में समझ लेते हैं। अब कौन से ट्रांजैक्शंस बेनामी के अंडर आते हैं? बेनामी लॉ अप्लाई होता है जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है और पैसा किसी और का, यानी रियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर अलग है और फंडिंग सोर्स हिडन है। ट्रांजैक्शन का इंटेंट कंसीलमेंट है। अगर पर्पस प्रॉपर्टी ओनरशिप छुपाना, टैक्स इवेड करना या इलीगल फंड पार्क करना है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन है। प्रॉपर्टी फिक्शियस नाम से ली गई हो, यानी जिसका नाम डॉक्यूमेंट में है वो पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता या उसका इन्वॉल्वमेंट फेक है, ओनर अवेयर नहीं है। अगर जिसके नाम प्रॉपर्टी ली गई है उसको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्टर हुई है तो वो भी एक बेनामी माना जा सकता है। लेकिन हर शेयर्ड या फैमिली प्रॉपर्टी बेनामी नहीं होती। कुछ एक्सेप्शंस क्लियर मेंशन किए गए हैं जिन्हें जेन्युइन ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब देखते हैं लीगल एक्सेप्शंस, कब प्रॉपर्टी बेनामी नहीं मानी जाती है। तो बेनामी लॉ में कुछ जेन्युइन फैमिली और लीगल ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्टेड है, जैसे प्रॉपर्टी अगर स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के नाम पे है और पैसा जॉइंट फैमिली इनकम या लीगल सोर्स से आया है। प्रॉपर्टी अगर ट्रस्टेड कैपेसिटी में रखी गई है, जैसे ट्रस्टी, कंपनी डायरेक्टर या एग्जीक्यूटर के नाम पे, जहाँ बेनिफिट लीगली किसी और का है। इनहेरिटेंस या गिफ्ट के केसेस में अगर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और डिक्लेयर्ड है, यानी इंटेंशन और फंड सोर्स क्लियर होना चाहिए। लॉ उन लोगों को पनिश करता है जो ओनरशिप हाइड करते हैं, ना कि उन्हें जो ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अब आते हैं लॉ के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट पर। अगर किसी ट्रांजैक्शन में बेनामी का प्रूफ मिलता है तो पनिशमेंट क्या होती है?
अब देखते हैं पनिशमेंट एंड पेनाल्टी प्रोविजंस। अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर होती है तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है और पार्टीज इन्वॉल्व यानी रियल ओनर और नॉमिनल ओनर दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अंडर सेक्शन 53 ऑफ द बेनामी एक्ट पनिशमेंट हो सकती है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 25% ऑफ द प्रॉपर्टीज फेयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टिगेशन और अटैचमेंट प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और डिसीजन अथॉरिटी के थ्रू होता है ताकि मिसयूज ना हो और जेन्युइन बायर्स प्रोटेक्टेड रहे। यानी ये लॉ टफ जरूर है पर इसका पर्पस फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना है। बायर्स को पनिश करना तो बिल्कुल ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना है। जेन्युइन बायर्स के लिए प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशंस के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप एक जेन्युइन होम बायर हो तो आपको बेनामी लॉ से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस कुछ प्रैक्टिकल चेक्स फॉलो करने हैं। ऑलवेज वेरीफाई द सोर्स ऑफ फंड्स। प्रॉपर्टी परचेज में पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सेल डीड में बायर और पेमेंट डिटेल्स क्लियरली लिखे हो। अवॉइड बाइंग प्रॉपर्टी इन समवन एल्सेस नेम अनलेस लीगल एंड डिक्लेयर रीजन हो। क्रॉस चेक प्रॉपर्टी ओनरशिप हिस्ट्री। सेलर के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, चेन ऑफ ओनरशिप और टैक्स रिसीट्स वेरीफाई करें। यूज ट्रांसपेरेंट पेमेंट मेथड्स। कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड करें। बैंक ट्रांसफर या चेक यूज करें। कंसल्ट अ लीगल एक्सपर्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है जैसे जॉइंट ओनरशिप, गिफ्ट या इनहेरिटेंस तो प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी है। तो अब देखते हैं बेनामी लॉ का इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे 2016 के अमेंडमेंट के बाद। रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कैश ट्रांजैक्शंस कम हुए हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी आई है। डेवलपर्स और बायर्स दोनों अब थीम पेपर वर्क पर फोकस करते हैं। इस लॉ के वजह से ब्लैक मनी कन्वर्जन और प्रॉक्सी ओनरशिप में नोटिसेबल डिक्लाइन आया है। यानी ओवरऑल मार्केट स्टेबल और ट्रस्टवर्दी बनता जा रहा है और जेन्युइन बायर्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। और इसीलिए हर रिस्पॉन्सिबल बायर को ये समझना चाहिए कि लॉ से बचने नहीं, लॉ के साथ चलने में ही प्रोटेक्शन है। अब देखते हैं एक बायर्स चेकलिस्ट। बिफोर फाइनलाइजिंग एनी डील, टाइटल सर्च, प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कंफर्म करे। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करे कि कोई लोन या चार्ज तो नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन, डेवलपर और प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए। पेमेंट रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट प्रिजर्व करे। सेल एग्रीमेंट, हर कंडीशन क्लियरली लिखी हो, वर्बल डील नहीं। लीगल ओपिनियन, लॉयर से रिव्यू कराए बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये स्टेप्स बेनामी और एनी इलीगल ओनरशिप से बचने का एक सिंपलेस्ट और सेफेस्ट तरीके हैं। बेनामी प्रॉपर्टी लॉ का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी यानी सेफ्टी। लॉ का पर्पस किसी को पनिश करना नहीं बल्कि उन ट्रांजैक्शंस को लीगल क्लैरिटी देना है जहां ओनरशिप और मनी ट्रेल क्लियरली विजिबल हो। अगर आप एक जेन्युइन इनकम से ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये लॉ आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके फेवर में है। तो दोस्तों, बेनामी प्रॉपर्टी लॉ एक रिमाइंडर है कि हर रियल एस्टेट डिसीजन लीगली क्लीन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर बायर, सेलर और इन्वेस्टर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों समझनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बेनामी लॉ के बारे में सुना था? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस लिखिए। अवेयरनेस हर बायर के लिए प्रोटेक्शन का पहला स्टेप होता है। और अगर आप पोजीशन लेने जा रहे हो तो हमारा प्रीवियस एपिसोड चेकलिस्ट फॉर पोजीशन डेज जरूर देखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।